हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज फॉर फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? तो ये क्लास हम लोग डेली एट 9 PM, ठीक है, 9 बजे रात को डेली ये क्लास आया करेगी। एंड हम लोग इस क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम थॉरली रिवाइज करेंगे, अलोंग विद उनके हम MCQs भी इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मुझे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, नंबर 1। और दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर मैं वाइंड अप कराऊंगा ना उसको आप भी सेम डे ही वाइंड अप करेंगे। क्लियर है? तभी आपको ये रिवीजन सीरीज का बेनिफिट होगा, अदरवाइज फिर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्लियर है? चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो पहला टॉपिक आज मैं स्टार्ट करूंगा दैट विल बी फ्रॉम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, CMA का हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज, नेम ऑफ द टॉपिक इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है जी। सो दिस इज माई फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, ये क्लास डेली मैं आपके साथ लूँगा एट 9 PM। and I want you people don't miss any single class, because in पूरी सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत 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 बेनिफिट होगा। और जिन बच्चों के कोई भी चैप्टर अगर वीक हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज़ ये वाला चैप्टर जरूर करा देना, ये मेरा बहुत वीक है। सो डेफिनेटली फिर हम वो चैप्टर को भी कंसिडरेशन में लेंगे इनटू दिस सीरीज, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं विद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अब इस चैप्टर को समझने के लिए ना सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर राइटिंग। तो आप लिखिए जरा, सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, अंडर राइटिंग, राइटिंग वर्ड का मतलब होता है टेकिंग ऑब्लिगेशन, टेकिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। अंडर राइटिंग लिख लीजिए, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। याद रखना, फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द माना जाता है अंडर राइटिंग। ठीक है जी। अब अंडर राइटिंग में होता क्या है, लिख लीजिए, इन दिस इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। यहां पे जब मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं तो इट मे बी अ पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लाइक दिस। कहते हैं इन दिस इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, they undertake the risk associated with a venture, associated with a venture. Now please try to understand what is the meaning of the term underwriting. कहता है अंडर राइटिंग का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो अंडरटेक करता है रिस्क, वो रिस्क ले लेता है जो कि एसोसिएटेड होती है किसी भी वेंचर के साथ। ठीक है ना? तो इसका मतलब जब कोई भी पर्सन किसी वेंचर में रिस्क ले लेता है तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं उसको? अंडर राइटिंग। ठीक है जी। और ये रिस्क क्यों लेता है, लिखो, फॉर सर्टन कमीशन, यानी कि बदले में इसको क्या चाहिए होता है बेटा? कमीशन चाहिए होता है। तो अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है वेयर बाय एन इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द रिस्क, जहां पे वो रिस्क ले लेता है जो कि एसोसिएटेड होती है विद एनी वेंचर, और उसके बदले में उसको क्या चाहिए होता है? कमीशन चाहिए होता है। क्लियर है? एंड द पर्सन जो इस प्रोसेस में रिस्क लेता है उसको हम नाम देते हैं अंडर राइटर। लिख लीजिए, द पर्सन हु अंडरटेक सच रिस्क, द पर्सन हु अंडरटेक्स such risk
आपको सबको मालूम है कि हमने एफएसएम में पढ़ा था रिस्क एंड ऑब्लिगेशन आर साइनोनिम्स। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो पर्सन ऑब्लिगेशन लेता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्लिगेशन को रिस्क से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द पर्सन हु अंडरटेक सच रिस्क, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अंडर राइटर बोलते हैं, ठीक है जी। सो आई होप सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर राइटिंग। क्लियर है, ठीक है सर। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है ना, ये चैप्टर का नाम है, तो आई होप सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जब मैं अंडर राइटिंग शेयर्स और डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एम अंडरटेकिंग रिस्क जो कि एसोसिएट है विद द इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है या नहीं? तो अंडर राइटिंग अलग अलग जगहों पे होता है, लेकिन यहां पर हम लोग जो रिस्क ले रहे हैं वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? तो अब आप पूरे चैप्टर का मीनिंग लिख सकते हैं, पूरे चैप्टर का मीनिंग लिख लीजिए। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज अंडरटेकिंग रिस्क जो कि एसोसिएट करेगी विद इशू ऑफ शेयर्स विद इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। तो यहां पर जिस वेंचर की हम बात करेंगे वो कौन सा वेंचर होगा, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। उम्मीद करता हूं द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं दिख नहीं रहा मिस्टी, मेरा एक्चुअली में ना लैपटॉप कहीं पीछे पड़ा हुआ है और मेरी स्क्रीन इसलिए आपको विजिबल नहीं है, बट मैं ऑडिबल तो हूं ना, एम आई ऑडिबल ना मिस्टी, एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। सो आवाज ज्यादा जरूरी है देखने से ठीक है, चलो बढ़ते हैं जरा अपने आगे। लिखिए जरा। नाउ देयर आर टू टर्म्स जिनमें अक्सर हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। लिख लीजिए, अंडर राइटर वर्सेस ब्रोकर। दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक अंडर राइटर होता है और दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, ब्रोकर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द ओनली वन डिफरेंस इज देयर, ब्रोकर जो होता है ना वो हेल्प करता है इशू के अंदर, ठीक है ना। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपना इशू लेकर आएगी, आईपीओ लेकर आएगी, तो उसमें असिस्ट करता जो व्यक्ति असिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर। बट ब्रोकर डू नॉट टेक ऑब्लिगेशन in case if shares या debentures are under subscribed। अगर ये शेयर्स या डिबेंचर्स अंडर सब्सक्राइब्ड रह जाते हैं तो ब्रोकर किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेता, वो सिर्फ आपको असिस्ट करता है आपके इशू के अंदर, बट वो किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेता। बदले में ब्रोकर को क्या मिल जाती है बेटे, ब्रोकरेज। बदले में हम ब्रोकर को क्या पे कर देते हैं, ब्रोकरेज, ठीक है। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी व्हेन आई टॉक अबाउट अंडर राइटर, जब मैं अंडर राइटर की बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना कि अंडर राइटर के लिए आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क, यानी कि ये एक ऑब्लिगेशन ले लेता है। और ऑब्लिगेशन किस चीज का लेता है कि इन केस इफ शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड तो ही विल बी सब्सक्राइबिंग फॉर दोज शेयर्स, ठीक है जी। तो ऑब्लिगेशन टू सब्सक्राइब फॉर अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स और डिबेंचर्स, और बदले में अंडर राइटर जो आपसे मांगेगा वो क्या होगा, कमीशन। उम्मीद करता हूं डिफरेंस बिटवीन अंडर राइटर एंड कमीशन इज क्लियर टू अस। क्या लॉक कर दे इसको? चलो, वेरी गुड। अब हमें समझना है कि इस चैप्टर में मुझे आपको पढ़ाना क्या है, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, पहले हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा विजन शुड बी वेरी मच क्लियर कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जाता है। तो लिखो जरा, इन दिस चैप्टर, ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, इन दिस चैप्टर
वी विल लर्न, हमें सिखाया जाएगा क्या? एक तो हाउ टू कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, यानी कि हमें एक तो नेट लाइबिलिटी निकालनी सिखाई जाएगी, किसके लिए? अंडरराइटर्स के लिए। ठीक है जी, तो अंडरराइटर्स की कितनी लाइबिलिटी है वो मैं आपको निकालनी सिखाऊंगा थ्रू दिस चैप्टर। प्लस मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन विच इज पेएबल टू अंडरराइटर, विच इज पेएबल टू अंडरराइटर। अंडरराइटर को हमें कितनी कमीशन पे करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके अंदर जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तो जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था घबराए ना बिल्कुल भी, बिकॉज ओनली 3 जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, और वो तीनों जर्नल एंट्री मैं विद लॉजिक आपको सिखा दूंगा, तो आपको कहीं पर भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें हम लोगों ने सीखनी है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट ये तीनों चीजें विद सर्टन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज मैं कवर अप कराऊंगा आपको, एंड आई एम वेरी श्योर उसके बाद आपसे सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। फिर भी इन केस अगर आपसे कोई एमसीक्यू नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है जी, ठीक है सर। अब लिखना शुरू करेंगे जरा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, लिखो टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग इज देयर। ठीक है जी, तो लिख लीजिए 3 तरह की अंडर राइटिंग्स होती हैं। 3 तरह की अंडर राइटिंग्स होती हैं। पहले में लिखेंगे कंप्लीट अंडर राइटिंग, दूसरा होता है पार्शियल अंडर राइटिंग, और तीसरा होता है फर्म अंडर राइटिंग। कंप्लीट अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है जी, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट, पार्शियल एंड फर्म अंडर राइटिंग हम 1 बाय 1 समझेंगे। कंप्लीट अंडर राइटिंग का मतलब होता है वेयर वन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द रिस्क, अंडरटेक द रिस्क। क्या रिस्क ले रहा है वो? कि हम इसको कंप्लीटली अंडरराइट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इवन इफ अगर एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो एंटायर इशू को सब्सक्राइब कौन करेगा? खुद अंडरराइटर करेगा। कंप्लीट अंडरराइटिंग, कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जितना इशू साइज था उस पूरे की गारंटी कौन ले रहा है? अंडरराइटर ले रहा है। क्लियर है? तो मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आप गारंटी लेते हैं फॉर टोटल इशू का तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कंप्लीट अंडरराइटिंग बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज पार्शियल अंडरराइटिंग? कोई बता सकता है? नाम से क्लियर है। पार्शियल का मतलब आई एम नॉट अंडरटेकिंग द रिस्क रिलेटेड विद द टोटल इशू साइज, आई एम अंडरटेकिंग द रिस्क रिलेटेड विद द पार्शियल इशू साइज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी को बोला ओके फाइन, मैं रिस्क लेता हूं, आई एम अंडर राइटिंग 60% ऑफ द टोटल इशू साइज, मतलब 60% तक का जिम्मेवारी मेरा रहेगा, 40% के लिए आई विल नॉट बी लाइबल। तो दैट इज पार्शियल अंडर राइटिंग। क्लियर है? तो आप यहां पर एक एक लाइन में लिखेंगे। लिखो इन दिस अंडर राइटर जो होता है टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंटायर इशू साइज, यानी कि जितना भी हमारा इशू साइज होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी कौन ले लेगा? अंडरराइटर ले लेगा। या जो भी कई बार क्या होता है कि सिंगल अंडरराइटर होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप ऑफ अंडरराइटर्स या लाइक पार्टनरशिप फर्म लाइक दिस, कुछ लोग मिलकर इसको अंडरराइट करते हैं। क्लियर है? तो जो भी अंडरराइटर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो ग्रुप ऑफ अंडरराइटर्स हैं, अगर वो जिम्मेवारी ले रहे हैं फॉर कंप्लीट इशू साइज की तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट अंडरराइटिंग। क्लियर है? और पार्शियल में आप बता दो यहां पर क्या लिखना है मुझे? क्या हम लोग
गारंटी लेंगे पूरे इशू साइज की या पार्शियल साइज की? पार्शियल। तो लिख लीजिए इसमें, इन दिस अंडरराइटर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पार्ट ऑफ इशू साइज। ठीक है जी। और फर्म अंडरराइटिंग क्या होती है ये हम लोग बिल्कुल एंड में समझेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज ही समझेंगे बट थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। उम्मीद करता हूं कंप्लीट एंड पार्शियल ये दोनों समझ आ गया हमें। पहले हम इसी को अच्छे से समझेंगे एंड बाद में वी विल मूव ऑन टू फर्म अंडरराइटिंग। क्लियर है? फर्म अंडरराइटिंग हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे बेटा। चलो अब लिखेंगे जरा। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी इन केस ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग। कंप्लीट अंडरराइटिंग, अगर हमारे क्वेश्चन में कंप्लीट अंडरराइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी, तो नेट लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी ये हमें सीखना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, तो आपने क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले क्या चेक करना है कि वेदर इट इज अंडर रिटन बाय वन अंडरराइटर या फिर इट इज अंडर रिटन बाय ग्रुप ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए केस 1, व्हेन अंडर रिटन बाय वन अंडरराइटर। जब एक अंडरराइटर इसको अंडरराइट करने की बात करेगा तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे हम। व्हेन टू और मोर underwriters jointly agree to underwrite, तो हम अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है ना। तो वी हैव 2 केसेस नाउ। केस 1 जहां पे एंटायर इशू को अंडरराइट करा जाएगा बाय वन पर्सन, या फिर जहां पर एंटायर इशू को अंडरराइट किया जाएगा बाय 2 और मोर पर्सन्स टुगेदर। क्लियर है? ठीक है सर। तो पहले हम केस 1 को डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, मुझे बताओ। ये तो बड़ा आसान हो गया। देखो कैसे, मान लो एक्स लिमिटेड ने इशू करना था 10,000 शेयर्स, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 10 ईच। सपोज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 10,000 शेयर हमने इशू करने हैं 10 रुपये ईच पे। ठीक है, फिर वो कहता है द एंटायर इशू जो था अंडर रिटन किया गया बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने पूरा का पूरा इशू जो है वो अंडरराइट कर लिया। ठीक है, पूरा का पूरा इशू क्या कर लिया? अंडरराइट कर लिया। तो अब आप में से कौन मुझे बताएगा, जब सारा का सारा इशू अंडरराइट किसने कर लिया? मिस्टर एक्स ने, तो क्या उसकी लायबिलिटी पूरे 10,000 शेयर के लिए आ गई? राइट। और अगर मैं कहूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक for 8,500 shares, find out net liability of Mr. X। सर इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, बताओ कैसे। अगर ये इशू होली अंडर रिटन था बाय मिस्टर एक्स, तो कौन बताएगा क्या उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी, उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी क्या पूरे 10,000 शेयर की थी? राइट। अब इसमें से माइनस कर देंगे आप क्या, जितने शेयर्स को अंडरराइट कर दिया गया बाय पब्लिक। तो मुझे बताओ जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है फ्रॉम द पब्लिक, क्या वो यहां से माइनस कर दीजिए, बोलो। अब जितना वो अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया, कितना रह गया बचे? 1,500 शेयर्स के लिए। तो क्या वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी जो बच जाएगा, क्या वो मिस्टर एक्स का हो जाएगा? तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, जो भी बचेगा क्या वो नेट लाइबिलिटी आ जाएगा इन केस नंबर 1। सर इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था। आई एम वेरी श्योर फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चे? हम पढ़ रहे हैं नेट लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग। ठीक है, और उसमें हमने 2 केसेस बनाए हैं। पहला,
जब ये कंप्लीटली अंडर रिटन बाय वन अंडर राइटर होगा, या फिर इट विल बी अंडर रिटन बाय ज्वाइंटली बाय मोर देन वन अंडर राइटर। क्लियर है? ठीक है सर। तो फर्स्ट वाला केस आई एम वेरी श्योर इट इज डन। तो अब चलते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में चलते हैं और इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, बट एक दो स्टेप्स मैं लिखवाऊंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे जरा। कहते हैं अगर ये कंप्लीट अंडर राइटिंग है, अगर ये क्या है, कंप्लीट अंडर राइटिंग, और अंडर राइट किया जा रहा था ज्वाइंटली बाय टू और मोर अंडर राइटर्स, तो फिर इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जहां पर टू और मोर अंडर राइटर आ जाते हैं ना, जहां पर टू और मोर अंडर राइटर आ जाते हैं, वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, लिख लो, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, जहां पर टू और मोर अंडर राइटर ज्वाइंटली अग्री टू अंडर राइट, वहां पर हमेशा आपको ये शब्द मिलेगा, मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अब क्या मतलब है इसका, प्रैक्टिकली समझिए। सपोज करो ए और बी ज्वाइंटली अंडर राइट कर रहे हैं कि हम लोग एक्स लिमिटेड के शेयर्स को कंप्लीट अंडर राइट करेंगे, और दोनों ने ऑब्लिगेशन ले लिया 60:40%, मतलब 60% ऑब्लिगेशन ए ने ले लिया और 40% ऑब्लिगेशन बी ने ले लिया। अब सोचो, जो भी एप्लीकेशन कंपनी के पास जाएगी तो उस पर क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए कि वो ए की तरफ से आई है या वो बी की तरफ से आई है, तभी तो उसका क्रेडिट हम ए और बी को दे पाएंगे। तो इसीलिए अब यहां पर कंपनीज ने क्या बोला कि जहां दो या दो से ज्यादा अंडर राइटर मिलकर हमारे शेयर्स को अंडर राइट करेंगे, प्लीज मेक श्योर जो भी एप्लीकेशन आपकी तरफ से आती है, क्या उस पर आपकी कंपनी की स्टैंप लगी होनी चाहिए। और जिन एप्लीकेशन पर स्टैंप लगी होती है फॉर अंडर राइटर, उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। कौन क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो लिखिए मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, लिखो, एप्लीकेशन बियरिंग स्टैंप ऑफ अंडर राइटर। जिन एप्लीकेशंस पर स्टैंप लगी होगी किसी पर्टिकुलर अंडर राइटर की, उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? और जिन एप्लीकेशंस पर ये नहीं लगी होगी उसको क्या बोलेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो यहां लिख लीजिएगा, एप्लीकेशंस डू नॉट बियरिंग स्टैंप ऑफ अंडर राइटर। जिस पे स्टैंप ऑफ अंडर राइटर नहीं होगी उसको बोलेंगे आप अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूं मार्क्ड वर्सेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन में डिफरेंस हमें क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कौन मुझे बताएगा जितनी एप्लीकेशन में मार्किंग होगी अंडर राइटर ए की, उन सभी एप्लीकेशन का क्रेडिट सिर्फ किसको मिलना चाहिए, ए और बी को दोनों को, या सिर्फ ए को मिलना चाहिए, ये बताओ। क्वेश्चन सुन लीजिए, जिन एप्लीकेशन पे मार्किंग होगी यानी कि स्टैंप लगी होगी किसकी, ए की, तो उसका क्रेडिट हमें किसको देना चाहिए, दोनों को या खाली ए को देना चाहिए, खाली ए को देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे लिख सकते हैं एक लाइन लिखनी है आपने, it is to be noted that credit of marked applications shall be given to that underwriter only whose stamp is marked on it। जिस व्यक्ति की स्टैंप लगाई गई थी ना,
सिर्फ वही पर्सन को उसका क्रेडिट दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो अब इस पर भी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको एक नोट और लिखवाऊंगा और उसके बाद हमारा ये वाला केस भी हो जाएगा कंप्लीट, तो हमारा कॉन्सेप्ट 2 पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखो जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखेंगे हम। मान लो एक्स लिमिटेड ने इशू करना था शेयर्स 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है जी, एंड दिस इशू वॉज कंप्लीटली अंडर रिटन। दिस इशू वॉज कंप्लीटली अंडर रिटन बाय A and B in the ratio of 60-40. ठीक है जी, द इशू वॉज कंप्लीटली अंडर रिटन बाय A and B in the ratio of 60:40. 60:40 की रेशो में ये इशू जो था कंप्लीटली क्या था, अंडर रिटन था। ठीक है सर, फिर वो आगे क्या कहता है, लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। हमारे पास टोटल 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, ठीक है, आउट ऑफ विच 2,000 एप्लीकेशंस ऐसी थी, 2,000 एप्लीकेशंस ऐसी थी जिन पे मार्किंग आ रखी थी ए की, यानी कि 8,000 एप्लीकेशन टोटल आई जिसमें से 2,000 एप्लीकेशन पे स्टैंप लगी हुई थी किसकी, ए की, और 800 एप्लीकेशंस पे मार्किंग थी बी की। ठीक है जी, 800 एप्लीकेशन पे मार्किंग कितनी थी, बी की। 1000 ही कर लो यार, चलो 1000 पे मार्किंग थी बी की, 2000 एप्लीकेशन पे मार्किंग किसकी थी, ए की। सिंपली क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट लायबिलिटी। आपको नेट लायबिलिटी निकालनी है फॉर ए एंड बी, दोनों की नेट लायबिलिटी निकालनी है। तो इट्स वेरी सिंपल। नाउ सामने देखना है पहले आपने, ठीक है, सामने देखना, सबने सामने देखना है, क्योंकि मैंने कहा एक बारी मुझे सिखाने दो, फिर उसके बाद आप अपने आप घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने लिखना है ए और बी की ग्रॉस लायबिलिटी। कौन बताएगा बेटा? क्योंकि ये कंप्लीटली अंडर रिटन था तो ग्रॉस लायबिलिटी 10,000 रहेगी। ए और बी की उनकी रिस्पेक्टिव रेशो में, यानी कि 60-40 में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या 6,000 4,000 उनकी ग्रॉस लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है सर, अब इसमें से सबसे पहले आप क्रेडिट दे दो किसका, मार्क्ड एप्लीकेशन का। ना हु विल टेल मी मार्क्ड एप्लीकेशन ए के नाम पे कितनी आई है, 2,000, बी के नाम पे कितनी आई है, 1,000। तो क्या मार्क्ड एप्लीकेशन हमने माइनस कर दी। ठीक है, लेकिन अब मेरा ये क्वेश्चन है, भले ही बाकी एप्लीकेशन पे मार्किंग नहीं थी, भले ही, हाँ जी, ऑल्दो इंग्लिश में बता देता हूं भले ही का मतलब क्या होता है, ऑल्दो रिमेनिंग एप्लीकेशन पे मार्किंग नहीं थी, उनको हम बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो कोई मुझे बताएगा इसमें अनमार्क कितनी है, टोटल कितनी आई है 8,000, उसमें से मार्क कितनी है 3,000, तो अनमार्क्ड कितनी हुई 5,000। अब क्वेश्चन ये था, ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी, क्या इसका भी क्रेडिट क्या हमें ए और बी को देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जो क्रेडिट है वो हम ए और बी को किस रेशो में दें। तो इसमें लॉ ने हमें क्या कहा कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट विल बी गिवन टू द अंडरराइटर्स इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी। लिख लीजिए, दैट विल बी गिवन इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। अब ग्रॉस लायबिलिटी रेशो कितनी है, 60:40। तो कौन बताएगा, 5,000 का 60% 3,000 एंड 5,000 का 40% यानी कि 2,000। क्या ये हमने क्रेडिट दे दिया अनमार्क्ड का भी? तो मार्क्ड और अनमार्क्ड क्या दोनों का क्रेडिट हमने ए और बी को दे दिया? यस। तो हु विल टेल मी नाउ व्हाट विल बी द नेट लायबिलिटी? सो यहां पर बचेगी 1,000 शेयर और यहां पर भी बचेगी 1,000 शेयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं दिस इज ऑल डन। तो यहां पर हमने क्या सीखा? यहां पर हमने सीखा कि व्हेन एवर इशू इज कंप्लीटली अंडर रिटन
बाय मोर देन वन अंडरराइटर्स, तो वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब होता है जिन पर बियरिंग स्टैंप ऑफ पर्टिकुलर अंडरराइटर और उनका क्रेडिट क्या डायरेक्ट अंडरराइटर को दे दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अनमार्क्ड का मतलब होता है जिस पे स्टैंप नहीं लगा हुआ बट एप्लीकेशन अभी भी कंपनी के पास आई थी। अब हमें यह सीखना है कि दोनों का क्रेडिट मार्क्ड का भी और अनमार्क्ड का भी अंडरराइटर्स को कैसे दिया जाता है। तो मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दिया, मार्क्ड का तो दिया जाता है जिस रेशो में जिस तरह से वो आई है बिल्कुल वैसे ही दे दिया जाएगा, और अनमार्क्ड का दे दिया जाएगा इन द रेशो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटीज, एंड जो भी एंड में बचेगा दैट विल बी देयर नेट लाइबिलिटीज। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से बोल दो, क्या मैं लॉक करूं इसको फास्ट? क्या मैं इसको लॉक कर दूं? कम ऑन, क्या मैं इसको लॉक कर दूं? यस, दैट्स ग्रेट। लिखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगला कॉन्सेप्ट लिखना है सबने, थर्ड कॉन्सेप्ट। यहां पे आपने लिखना है पार्शियल अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग, ठीक है जी। अभी हम पढ़ रहे थे पहले कंप्लीट अंडरराइटिंग, अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्शियल अंडरराइटिंग। देखिए मैं हर कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है? आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाए, इस इंटेंट से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा हर लेवल पे, ठीक है। पार्शियल अंडरराइटिंग को भी दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे आप। मानव कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहा है बेटा? जिसमें किसी एक का नेगेटिव आ जाता है? हाँ हाँ, वो अभी कराऊंगा मैं वो क्वेश्चन भी। डोंट वरी, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, चिंता मत कर। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए लिखो पार्शियल अंडरराइटिंग कॉन्सेप्ट। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दो बेटा। पहले पार्ट में लिखो बाय वन अंडरराइटर, और दूसरे में लिखो ज्वाइंटली बाय मोर देन वन अंडरराइटर। जब एक अंडरराइटर होता है और जब एक से ज्यादा अंडरराइटर्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। अब बड़े ध्यान से समझना है आपने, पार्शियल अंडरराइटिंग करा रहा हूं मैं, और यहां पर हम सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे? जब सिंगल अंडरराइटर होता है और जब एक से ज्यादा अंडरराइटर होता है। तो आपको ना पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक है, उसको आप पहले ही अपने दिमाग में बांध लीजिए। पार्शियल अंडरराइटिंग में कंपनी बिकम्स अंडरराइटर फॉर द रिमेनिंग पार्ट। लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा क्या मतलब है। कंपनी इटसेल्फ बिकम अंडरराइटर फॉर रिमेनिंग। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसकी वजह से ही बहुत सारे बच्चों को पार्शियल अंडरराइटिंग में दिक्कत आती है, ठीक है ना। और इसमें बड़े सारे केसेस बनेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम अटेंशन के साथ बैठ जाइएगा। जहां आप लोगों ने उसको इग्नोर किया तो आपको क्वेश्चन समझ आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पहले ही एडवांस में बता रहा हूं। एग्जाम्पल मैं देता हूं मैंने क्या लिखवाया। अगर मैं कहूं कि मिस्टर एक्स अंडरराइट करता है 60% ऑफ द इशू, 60% ऑफ द इशू को अंडरराइट करेगा मिस्टर एक्स, तो हु विल टेल मी रिमेनिंग 40% के लिए अंडरराइटर कौन होगा? रिमेनिंग 40% के लिए अंडरराइटर कौन होगा? हु विल टेल मी? कंपनी इटसेल्फ। याद रखना, कंपनी इटसेल्फ। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में चेक करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर, लिखो जरा। अब इसको मैं थोड़ा सा ना गहराई में समझाना चाह रहा हूं, तो लिखो पार्शियल अंडरराइटिंग वन अंडरराइटर, ठीक है जी। पार्शियल अंडरराइटिंग वन अंडरराइटर। अब इसमें ना दो केसेस बना दो।
केस 1 केस 2, ठीक है जी। लिखो व्हेन ऑल एप्लीकेशंस अनमार्क्ड, जब सारी एप्लीकेशंस आर अनमार्क्ड, सारी ही एप्लीकेशंस अनमार्क्ड है, या फिर व्हेन देयर आर फ्यू मार्क्ड एप्लीकेशंस। मैंने पहले ही बोला मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो इसलिए पैनिक नहीं करना। आपने पार्शियल अंडरराइटिंग पढ़ रहे हो, वन अंडरराइटर वाला केस पढ़ रहे हो, और उसमें भी फर्दर 2 केसेस मैंने बनाए जब सारी एप्लीकेशन अनमार्क्ड होंगी या फिर उसमें से कुछ मार्क्ड होंगी और कुछ अनमार्क्ड होंगी, ठीक है। ठीक है सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखो एक्स लिमिटेड ने इशू करना था 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है जी। 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कंपनी ने इशू करना है, ठीक है जी। 60% ऑफ इशू जो था वो अंडर रिटन था बाय मिस्टर एक्स। 60% ऑफ इशू अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स। 60% ऑफ इशू अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना। 60% इशू जो था वो अंडर रिटन था बाय मिस्टर एक्स। क्या ये पार्शियल है? यस। और क्योंकि अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स है तो क्या ये पार्शियल अंडर राइटिंग बाय वन अंडर राइटर है? राइट, ठीक है जी। आगे लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स, बस फाइंड नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, सोच के बताना। मैंने बार बार बोला, क्या सारी एप्लीकेशन अनमार्क्ड है? यस। मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसमें से मिस्टर एक्स की स्टैंप इतनी एप्लीकेशन पे लगी हुई थी, मैंने तो नहीं बोला। तो इसका मतलब सारी एप्लीकेशन क्या है? सर सारी एप्लीकेशन अनमार्क्ड है। वेरी गुड। और हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन को क्या हम ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में डिवाइड कर देते हैं? बिल्कुल। तो बड़े आराम से देखना है आपने। सबसे पहले यहां पे आप लिखो मिस्टर एक्स की ग्रॉस लायबिलिटी क्या है। तो बच्चा कहता है सर 10,000 इशू था, उसका 60% यानी कि उसकी ग्रॉस लायबिलिटी 6,000 है, ठीक है। अच्छा, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है, आपको नहीं लिखना। कंपनी मैंने लिख दिया है, प्लीज आप मत लिखिएगा। हाँ, समझने के लिए अगर आपको पेंसिल से लिखना पड़े तो आप लिख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है समझ तभी आएगा जब आप कंपनी का साथ में थोड़ा सा समझोगे। तो ना मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी पार्शियल अंडर रिटन होगा तो क्या जो बच जाएगा उसके लिए अंडर राइटर क्या खुद कंपनी होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे 4,000 कंपनी के आगे लिख रहा हूँ। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्किंग हमें नहीं दिखानी ये वाली, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो पॉइंट आईसीएसआई के मॉड्यूल में लिखा हुआ है वो आपको इजीली और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। ठीक है सर। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें से हमें माइनस करना होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, बट इस क्वेश्चन में मार्क तो थी नहीं, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई है? 8,000 आई हैं, और सारी की सारी एप्लीकेशंस जो थी वो अनमार्क्ड थी। फिर हमें क्या करना होता है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब आप में से कौन बताएगा ये 8,000 सारी अनमार्क्ड है, तो क्या वो हम इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी यानी कि 60-40 क्या डिवाइड कर देंगे? बिल्कुल, कम ऑन, बिल्कुल। तो यहां पर 4800 का बेनिफिट दे देना और यहां पे 3200 का बेनिफिट दे देना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कंपनी का दिखाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, जैसे मैंने पीछे कहा था, क्या वैसे ही डिवाइड हो गया? बिल्कुल हो गया सर। तो अब आप मुझे बताओ 6,000 में से 4800 गया, क्या नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स क्या 1200 आ जाएगी? क्या यहां तक सबको समझ आ गया? तो जल्दी बता दो, क्या सबको क्लियर है? अब इसका ना मॉड्यूल में इन्होंने शॉर्टकट क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। इन्होंने, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, उन्होंने सिंपली क्या करा है, इस वाले केस का शॉर्टकट क्या है लिख लीजिए, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस
60% ऑफ अनमार्क्ड जो भी आएगा दैट विल बी योर नेट लाइबिलिटी, सिंपल। अब यहाँ पे 60 क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये पार्शियली कितना अंडर रिटन था, 60%। अगर ये 40% होता तो मैं 40 लिख देता, 70 होता तो 70 लिख देता। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं। नहीं, अभी वही बताने जा रहा हूं, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो मेरे बच्चे, वेट करो। वो ये वाला केस है, वो ये वाला केस है, ठीक है? ध्यान से देखो क्या कहता है वो। When we have few marked applications, जब हमारे पास कुछ मार्क्ड एप्लीकेशंस होती हैं, यहां पर क्या हो रहा है वो समझना है हमें। जब हमारे पास कुछ मार्क्ड एप्लीकेशंस होती हैं तो हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं जरा। देखो, पहले क्वेश्चन लिखो जरा। लिखो जरा, एक्स लिमिटेड ने इशू करा 10,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच। एक्स लिमिटेड ने इशू करा 10,000 शेयर, 10 रुपए ईच। 60% ऑफ इशू जो था दैट वाज अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स। 60% ऑफ इशू को अंडरराइट किया गया बाय मिस्टर एक्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है फॉर 8,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 4,000 बियर stamp of Mr. X. Find net liability of Mr. X. Find net liability of Mr. X. पहले आप क्वेश्चन नोट करिए। हाँ जी, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, बाद में हम कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आइए देखिए जरा, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, जरा प्लीज सारे जरा आराम से चेक करेंगे इसको। देखो, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है बच्चे, ग्रॉस लायबिलिटी लिखनी है आपने, मिस्टर एक्स की भी और डेफिनेटली कंपनी की भी। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी एक्स की कितनी है बेटे, 6,000, और कंपनी की कितनी है, 4,000। अब इसमें से माइनस करना था हमें मार्क्ड एप्लीकेशंस। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना जरा, क्या 4,000 एप्लीकेशन ऐसी आई थी आउट ऑफ 8 जिन पर मार्किंग थी एक्स की? ठीक है, पहले समझ लेना, ठीक है ना, पहले समझ लेना क्या मतलब है इसका। क्या मिस्टर एक्स ने उस 4,000 का क्रेडिट मांग लिया होगा? मिस्टर एक्स ने क्या बोला होगा, भैया जिन पे स्टैंप मेरी लगी है ना उसका क्रेडिट मुझे दे दो। बोलो, कम ऑन यार, यहां तक ठीक था? तो जैसे ही मिस्टर एक्स ने जिद करी कि मेरी स्टैंप का क्रेडिट मुझे दे दो, बताओ कंपनी ने क्या कहा होगा? एनीबडी? कंपनी ने क्या कहा होगा, कोई बता सकता है? कंपनी ने कहा होगा इसका मतलब ये, क्या जितनी भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होंगी, क्या इट शुड बी मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर कंपनी नाउ।
यानी कि जिन पर तेरा नाम नहीं है, क्या मैं मान लूं क्या वो डायरेक्ट कंपनी के पास आई होगी और वो कंपनी का ही उसको उसको उसके ऊपर क्रेडिट भी किसको मिलना चाहिए? कंपनी को मिलना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? हेलो, आई होप सो गेटिंग द पॉइंट नाउ। क्या मतलब है? यहां पे झगड़ा क्यों हुआ जल्दी बताओ? कंपनी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी क्या बोला कि भैया मेरी स्टैंप वाले का क्रेडिट मुझे दो। कंपनी कहती है अच्छा बहुत समझदार है तू, अगर तू पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाएगा तो फिर ध्यान से सुन, अब जो अनमार्क्ड रह गई हैं वो मेरे लिए क्या बन जाएंगी? अब मार्क्ड बन जाएंगी। आई होप सो द लाइन इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका मतलब क्या रिमेनिंग 4000 जो कि कहने को तो अनमार्क्ड थी, लेकिन क्या उसे हम कंपनी के लिए मार्क्ड मान लेंगे और उसका क्रेडिट हम इसको दे देंगे? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? अब ऐसे में जो नेट लायबिलिटी निकल कर आएगी इसकी नील हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 2000। क्या समझ आया? अब इसमें ना हमेशा दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैं अब आपको एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ आ जाए इस तरह के क्वेश्चंस। क्लियर है? लिखेंगे जरा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? आई एम वेरी श्योर यही वाला पॉइंट है जो सबको परेशान करता है, तो इसीलिए इस पर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लिखेंगे जरा। मान लो एक्स लिमिटेड ने इशू करना था 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपए ईच, ठीक है? ये मैं सेम क्वेश्चन आईसीएसआई का करा रहा हूं मॉड्यूल का। लिखो 60% जो था दैट वाज अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हमारे पास केस 1 45,000 शेयर्स की, जिस पे मार्क्ड ऑफ ए लगा हुआ था ऑन 26,000 शेयर्स। 26,000 पे 26,000 एप्लीकेशन पे मार्किंग लगी हुई थी किसकी? ए की। अपने आप करके दिखाओगे आप? नेट लायबिलिटी निकाल के दो मुझे ऑफ मिस्टर ए। नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जल्दी जल्दी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने ग्रॉस लायबिलिटी लिखनी है बेटा, ठीक है? आप में से कौन बताएगा ग्रॉस लायबिलिटी जब हम बात करते हैं तो ए और कंपनी में बार बार लिखता हूं लेकिन बताना नहीं है, पेपर में नहीं पूछना, ठीक ना? उसने कौन बताएगा? क्या यहाँ पर 30,000 और यहाँ पे 20,000 लिख दूं मैं? सिर्फ नॉलेज के लिए लिखता हूं मैं, ठीक है सर। इनमें से माइनस करेंगे और मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट। आप मुझे तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 45। उसमें से 26,000 किसके नाम पे आई हैं? ए के नाम पे। तो क्या मैं ये मान लूँ रिमेनिंग 19,000 क्या वो कंपनी की मार्क्ड मानी जाएंगी? जल्दी बोलो बेटा। हेलो, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 26,000 का बेनिफिट इसको दे देना है, 19,000 का बेनिफिट इसको दे देना है, और नेट लायबिलिटी आपने सीधा सीधा निकाल देनी है 4,000। पेपर में सिर्फ यही वाला लिखना है आपने, नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए इज 4,000। सबका आंसर आ गया होगा? बहुत बढ़िया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना वो इसी से जुड़ा हुआ है, लिखो जरा इसी का पार्ट 2। व्हाट विल बी योर आंसर? यहां पे मनन जो तूने क्वेश्चन पूछा ना वो सॉल्व हो जाएगा तेरा। व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 48,000 है और मार्क्ड वही है 26,000? करके दिखाओ। रिसीव्ड 48,000 है और मार्क्ड 26 ही है। चलिए, सबका आंसर मेरे को लगता है आ गया 2000। बिल्कुल सही आपका आंसर है ये, ठीक है? लिख लीजिए। इसमें कैसे करेंगे हम? पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखना है आपने, ए का भी और कंपनी का भी, वो सेम है बेटा 30-20, ठीक है? अब मुझे बताओ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 48, जिसमें से 26 अगर मार्क्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर ए है
तो यहाँ पे हमारे पास 22,000 एप्लीकेशन बच जाएंगी। तो आप जैसे ही मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट दोगे, तो मैंने पहले ही बोला कि इसको आपने 26 ही देना है, तो क्या कंपनी को 22 दे दोगे आप? अब मुझे बताओ, ऐसा करने पर इसकी नेट लाइबिलिटी 4,000 आ जाएगी और इसकी -2,000 आ जाएगी। अब मनन यहाँ पर एडजस्टमेंट आएगी। एडजस्टमेंट क्या आएगी कि अगर किसी का भी नेट लाइबिलिटी नेगेटिव चला जाता है तो क्या वो हम एडजस्ट करके दूसरे अंडर राइटर को दे देते हैं। तो मुझे बस इतना बता दो, ऐसे में क्या कंपनी की लाइबिलिटी तो निल हो गई और क्या मिस्टर ए की क्या सिर्फ 2,000 रह जाएगी। समझ आ गया या नहीं? अगर समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। अब एक नोट बना के लिख लीजिए जरा, सारे नोट बना के लिखो। नोट 1, नोट 2, अगर ऑल अनमार्क्ड हैं, ऑल अनमार्क्ड हैं, तो ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में उसको आप डिवाइड करेंगे। इसके लिए ना आप आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ मार्क्ड हैं और कुछ अनमार्क्ड हैं, तो मार्क्ड का तो क्रेडिट अंडर राइटर को ले लेंगे। लेकिन अब यहां पे कंपनी गुस्से में आके क्या बोल रही है कि जब मार्क का क्रेडिट तूने खा लिया तो अनमार्क्ड को मार्क्ड मान लिया जाएगा। किसके लिए? कंपनी के लिए। नहीं तो कंपनी तो सफरर हो जाएगी यहां पे। भाई कंपनी कह रही है तू तो बेवकूफ बना रहा है, इसका भी पूरा हिस्सा खा जाएगा और इसमें भी तू मुझे बोलेगा कि ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में डिवाइड करो। ऐसा नहीं होगा। अब अनमार्क्ड विल बिकम मार्क्ड फॉर दी कंपनी। अगर सबको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 का केस 1 खत्म हो गया, जहां पर सिंगल अंडर राइटर था। हाँ जी, आवाज मार देंगे जहां पे अंडर राइटर कितने थे? सिंगल अंडर राइटर था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी के अंदर केस 2 लिखेंगे जरा। अगेन पार्शियल अंडर राइटिंग हो रही है, पार्शियल अंडर राइटिंग हो रही है। ठीक है, बट 2 और मोर अंडर राइटर्स हैं, 2 और मोर अंडर राइटर्स हैं। इसमें भी आप ये लाइन लिख लीजिएगा, रिमेनिंग इशू के लिए अंडर राइटर कौन होगा? अंडर राइटर विल बी कंपनी। ये ध्यान रखना है आपने। जब भी पार्शियल अंडर राइटिंग का केस आएगा तो रिमेनिंग के लिए अंडर राइटर हमेशा कौन बन जाएगा? कंपनी। अब इसमें मैं केसेस नहीं बना रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखो जरा। एक्स लिमिटेड ने इशू करना था 10,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच। 60% ऑफ द इशू जो था दैट वाज अंडर रिटन बाय ए एंड बी in 3:2 ratio. Application received for 8,000 shares. 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है, आउट ऑफ विच 1,000 एप्लीकेशन पे मार्किंग ए की थी, 500 एप्लीकेशन पे मार्किंग बी की थी। पता लगाओ नेट लायबिलिटी क्या होगी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, अपने आप सॉल्व करना है इसको। कैसे करेंगे बेटा? ए बी और कंपनी, ग्रॉस लायबिलिटी
आराम आराम से देखेंगे जरा, 60% 40% है, यानी कि 6000 और 4000, और 6000 को 3:2 में डिवाइड करना था, यानी कि 3600 2400, 3600 2400 4000, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। माइनस करना है आपने मार्क्ड एप्लीकेशन। नाउ हु विल टेल मी मार्क्ड का क्रेडिट आपने इस प्रकार दे दिया। आप में से कौन मुझे बता सकता है 8000 में से 1500 मार्क्ड थी, तो क्या 6500 अनमार्क्ड थी? मैंने क्या कहा, 6500 में से क्या कंपनी अपना क्रेडिट पूरा ले लेगी? बोलो। तमीज़ तो वैसे ये कहती है कि अगर आपको बिल्कुल एरर फ्री करना है काम को, तो आप क्या करो, पूरा 6500 का क्रेडिट इसको दे दो, इसकी लाइबिलिटी -2500 हो जाएगी, इसकी लाइबिलिटी 2600 हो जाएगी, और इसकी लाइबिलिटी 1900 हो जाएगी। अब आप 2500 का इसमें प्लस कर दो और एडजस्टमेंट करके क्या इन दोनों को इसका बेनिफिट दे दो। किस रेशो में? इन रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। इन दोनों की ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो क्या है? 3:2। तो 2500 को 3:2 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या 1500 और 1000 आएगा, तो 1100 और 900, ये हमारी नेट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब आप बिल्कुल समझ चुके हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछूं आप सबसे। अगर इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करूंगा मैं, इसी क्वेश्चन में अगर ये होता ही नहीं, मार्क्ड होता ही नहीं, बस ये क्वेश्चन होता फाइंड नेट लायबिलिटी, कोई आप में से बता सकते हैं क्या करेंगे हम? एनीबडी? अगर मार्क्ड होता ही नहीं तो क्या सारी की सारी एप्लीकेशन अनमार्क्ड होती? क्या इन्हें हम ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में क्या तीनों को दे देते हैं? वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इस समय इन तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी रेशो क्या आएगी? तीनों की, क्योंकि अब तो तीनों को डिवाइड करना है ना, तो आप में से कोई बता सकता है कि तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी रेशो क्या आएगी? एनीबडी? व्हाट विल बी द ग्रॉस लायबिलिटी रेशो ऑफ ऑल थ्री? तो बच्चा कहता है सर 36, 24, 4000। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करेंगे 9:6:10। तो आपने 8000 को इस रेशो में क्रेडिट देके क्या नेट लायबिलिटी निकाल सकते हो आप? उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो मैं ना आपको अब एक आईसीएसआई का क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद फर्म अंडरराइटिंग, ठीक है। लिखो जरा, आईसीएसआई का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर, लिख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप करके दिखाएंगे मुझे जरा। ओहो, गायब हो गया। हाँ जी, लिखेंगे जरा सारे। लिखते हैं बिंसर लिमिटेड, मैं लिखवा ही रहा हूं बेटा, आपने बस क्वेश्चन लिखना है। 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 10 रुपए ईच इशू करने हैं। द इशू वॉज अंडर रिटन बाय एप्पल 30%, मैंगो
30% एंड ऑरेंज 20%। एप्लीकेशन 8000 शेयर्स की आई है, नेट लाइबिलिटी निकालनी है। सर इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? अच्छा पहले बताओ, ये कंप्लीट अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है या पार्शियल? ये कंप्लीट अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है या पार्शियल, ये बताओ। हाँ जी, कंप्लीट अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है या पार्शियल? कैसे पता चला? 30-30-20, 30-30-20। जब मैं ये लाइन लिख रहा हूं तो तीनों को जोड़ लो, 30-30-60 और 20-80 होता है ना? यस। तो कौन मुझे बताएगा रिमेनिंग 20% के लिए कौन पर्सन अंडरराइटर बनेगा? रिमेनिंग 20% के लिए अंडरराइटर कौन होगा? कंपनी। वेरी गुड। तो अब इधर देखो जरा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं लिखता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं कंपनी लिखता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकलेगी? 3000, 3000, 2000, 2000। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रही है। माइनस क्या करना है हमने? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। सर इससे आसान क्या हो सकता है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है मेरे पास? 10,000। तो क्या उसका सेम रेशो में, नो सॉरी 8,000, क्या सेम रेशो में 30-30-20-20 में डिवाइड कर दो इसको? 2400, 2400, 1600 और 1600। बताओ नेट लायबिलिटी कितनी आएगी? 600, 600, 400 और 400। ये शो नहीं करनी है आपको, शो यही करनी है 600, 600, 400। अगर आपको समझ आ गया है तो मैं क्या इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी बोलेंगे फटाफट से। ओ माय गॉड, आप बोलते ही नहीं हो ना, एक तो ये बड़ी गड़बड़ है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब लिखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 4, फर्म अंडरराइटिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 4, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग। ईशान यार एक ही चीज को 10 बार बताना पड़ रहा है। बताया तो है यार, ये फर्म अपना तभी खत्म करती है जब पहले मार्क्ड भी हो बीच में। जब सारी अनमार्क्ड होती है तो फिर लड़ाई नहीं है ना। जब सारी एप्लीकेशन अनमार्क्ड है तो झगड़ा है ही नहीं। अब जब झगड़ा नहीं है तो क्या सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? झगड़ा कब होगा? जब मार्क्ड एप्लीकेशन आ जाएंगी तो ए और बी चौड़े हो जाएंगे कि हमें दे दो। तो फिर कंपनी क्या बोलेगी? ठीक है भैया, फिर अनमार्क्ड में पहले मैं लूंगी। इस क्वेश्चन में झगड़ा था ही नहीं ना। क्यों नहीं था झगड़ा, कौन बताएगा? हाँ जी, इस प्रश्न में झगड़ा नहीं था। कौन बताएगा क्यों नहीं था झगड़ा? क्योंकि ऑल एप्लीकेशंस क्या थी? अनमार्क्ड थी। तो जब अनमार्क्ड ही है तो फिर तो सब में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। तो क्या उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्या उनको अपनी ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में डिवाइड कर दिया? आई होप सो गेटिंग द पॉइंट नाउ। ठीक है, एक यही वाली बात मैं पता है इतनी देर से समझा रहा हूं और फिर वहीं पे आके अटक जाते हो। लिखो फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। लिखो, इसको बोलते हैं डेफिनेट कमिटमेंट टू सब्सक्राइब irrespective of liability। क्या मतलब होता है? अगर कोई अंडर राइटर फर्म अंडर राइटिंग कर देता है, लेट्स से अगर मैंने कहा कि मेरी टोटल अंडर राइटिंग है 10,000,
जिसमें से फर्म अंडर राइटिंग है 2000। इसका मतलब समझ लो क्या है कि मैं एक डेफिनेट कमिटमेंट दे रहा हूं क्या, कि मिनिमम 2000 शेयर तो मैं ही सब्सक्राइब करूंगा। टोटल 10 है मेरी, जिसमें से फर्म अंडर राइटिंग कितनी है मेरी 2000। मतलब मेरी लास्ट में जो भी लाइबिलिटी आएगी वो इन एनी केस 2000 से नीचे नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो लिख लीजिए, इन दिस केस योर नेट लाइबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन, इन दिस केस योर नेट लाइबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं हो सकती किससे, कौन बताएगा, फर्म अंडर राइटिंग से। कुछ भी कर लेना, आपकी लाइबिलिटी फर्म अंडर राइटिंग से कम नहीं होगी। बिल्कुल मिलती है भैया, कमीशन टोटल पे मिलती है, कमीशन शिवानी टोटल पे मिलती है। अगर मैंने 10,000 का कमिटमेंट कर दिया है जिसमें से फर्म 2000 है, तो कमीशन 10,000 पे ही मिलेगी मुझे। अभी मैं कराऊंगा कमीशन का क्वेश्चन, छोड़ दो इसको अभी। लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा सारे। हाँ जी, सब बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे जरा। आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है बच्चे। लिखो, एक्स लिमिटेड ने इशू करने हैं 40,000 शेयर्स, ठीक है, और इन्हें अंडरराइट किया जा रहा है। पी करेगा 24,000, क्यू करेगा 10,000 और आर करेगा 6,000। ठीक है जी। अब इस 24 में फर्म अंडर राइटिंग है 3200, इसकी फर्म अंडर राइटिंग है 1200, और इसकी फर्म अंडर राइटिंग है 4000। ये इन्होंने टोटल बोला, आउट ऑफ विच 3200, 1200 और 4000 ये इनकी क्या थी, फर्म अंडर राइटिंग थी। एप्लीकेशन रिसीव्ड, excluding firm underwriting, excluding firm underwriting but including marked application 20,000 शेयर्स। आपके पास जो एप्लीकेशन आई है वो 20,000 शेयर की आई है, जिसमें से फर्म एक्सक्लूडेड है बेटा, फर्म एक्सक्लूडेड है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन लिख लीजिए, मार्क्ड एप्लीकेशन लिखेंगे। पी के नाम से 4000 आई है, क्यू के नाम से 8000 आई है और आर के नाम से 2000 आई है। आपको नेट लायबिलिटी बतानी है। अब सेम क्वेश्चन को मैं 2 बार कराऊंगा बेटा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो फर्म अंडर राइटिंग खत्म। शुरू करें? यस प्लीज। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कॉपी पेन बंद कर देंगे जरा सारे, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल बहुत, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है। और ये 2 क्वेश्चन जब मैं करा दूंगा ना तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट यही हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा शिवानी, ठीक है। चलो सामने देखेंगे जरा सारे।
सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ पी क्यू एंड आर। ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ पी क्यू आर, इस क्वेश्चन में तो खैर सीधा सीधा गिवन ही था। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, 24, 10 और 6। 24, 10 और 6। अच्छा, सब बच्चे अपना कॉपी पेन बंद रखेंगे बेटा, ठीक है ना, कॉपी पेन बंद रखिएगा तभी समझ आएगा हमें ये। तो ग्रॉस लायबिलिटी है 24,000, 10,000 और 6,000, ठीक है। हमेशा इसमें से पहले हम क्या माइनस करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन हमेशा पहले क्या माइनस करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। जैसे हम पहले करते थे वैसे ही अब भी करना है आपने। तो आप में से कौन बताएगा, जब मैं मार्क्ड एप्लीकेशन की बात करूंगा, क्या 4, 8, 2 ये माइनस हो जाएगा, 4,000, 8,000 और 2,000। क्लियर है, ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस क्या करते थे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सर आज भी करना है आपको, आज भी करना है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यही पॉइंट बच्चों को परेशान करता है जो मैं बताने जा रहा हूं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम कैसे निकालते थे, लिखो, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग मार्क माइनस, अगर मैं मार्क्ड कर दूं तो क्या मेरे पास अनमार्क्ड आ जाएगा। सोचो, जितनी टोटल एप्लीकेशन आई है इंक्लूडिंग मार्क्ड, उसमें से मार्क वाली हटा दो तो क्या बचेंगी, अनमार्क्ड। आप इसे कौन बताएगा इस क्वेश्चन में, एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग मार्क्ड कितनी थी, 20,000, और उसमें से मार्क्ड कितनी थी, 14,000। तो टोटल में से मार्क्ड हटा दो तो क्या जो बचेगी वो अनमार्क्ड हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो यहां पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है, 6,000, और वो इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी क्या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यस सर। हु विल टेल मी ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, 24, 10, 6, 12, 5, 3। क्या यही मेरी ग्रॉस लायबिलिटी है, बिल्कुल है। तो अब आप इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 12/20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2400, 5/20 1500 और 900। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा प्लीज, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेंगे एक बार, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। टोटल आ रहा है 6,000, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा, 3600 आएगा। ये पता है मैं जान के कैलकुलेशन गलत करता हूं ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां पे है। पहले मुझे तो यहां तक क्लियर हो गया हमें, ठीक है। इतना क्या आप पहले नहीं करते थे, करते थे, बिल्कुल करते थे। मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ध्यान से सुनना, ये 14 थी और ये 6 थी, टोटल 20 का डिवीजन हो गया, बिल्कुल हो गया। और क्या ये 20,000 टोटल जो थी क्या एक्सक्लूडिंग फर्म थी, बिल्कुल। तो अब आपने यहां से माइनस करना है फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग भी माइनस करना है आपने फर्म अंडर राइटिंग को भी क्या करना है, माइनस करना है। अब बच्चा कहता है कि सर फर्म अंडर राइटिंग किस रेशो में माइनस होगी, बस यही एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अगर तो आप फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीटेड एज मार्क्ड करते हो, अगर हम फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट कैसे करें, एज मार्क्ड, तो वो माइनस वैसे ही होगी जैसे हमें बताई गई थी। क्या मतलब, क्वेश्चन में चेक करेंगे मार्क्ड फर्म अंडर राइटिंग ए की कितनी थी, सॉरी 3200, 1200 और 4,000, तो आपने बिल्कुल यही माइनस कर देना है, 3200, 1200 और 4,000। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फर्म, ये नया पॉइंट है, बाकी तो सारा आप सेम ही कर रहे हो। फर्म अंडर राइटिंग भी अब से माइनस होगी,
लेकिन वो कैसे माइनस होगी उसके लिए सिचुएशन नंबर 1, व्हेन वी विल बी ट्रीटिंग फर्म अंडर राइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशन, तो उसको हम एज इट इज माइनस करेंगे जैसे वो गिवन है। तो जैसे वो गिवन थी वैसे माइनस कर दी मैंने। तो आप में से कौन बताएगा क्या मेरे पास नेट लाइबिलिटी आ जाएगी यहां पे? बताओ कितनी आई बेटा? हाँ जी सॉल्व करो। 24,000 में से 4 गया 20,000, 20,000 में से हमने 6,800 और माइनस करना है, तो 13,200 इसकी नेट लाइबिलिटी आ जाएगी। चेक कर लीजिए, मैं कैलकुलेशन बार बार बोल रहा हूं, गलत हो सकती है, इसलिए साथ साथ चेक करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ऐसे ही 10,000 में से 8 गया 2,000, 2,000 में से 15 गया 500, 500 में से 1200 गया 700 नेगेटिव। ठीक है, और 6,000 में से 2,000 गया 4,000, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 900 गया -900। पहले यहां तक इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, क्या यहां तक हमें समझ आ गया बेटा? कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने नया क्या किया है? नया क्या किया है? सर कुछ भी नहीं सर, मार्क्ड आप पहले भी माइनस करते थे, अनमार्क्ड आप पहले भी माइनस करते थे, आपने फर्म एक एक्स्ट्रा माइनस करा है, और जब मैंने फर्म माइनस करा तो मैंने उसको ट्रीटेड एट पार विद मार्क्ड माना है। इसका मतलब जिसके नाम पे जितना था क्या उतना ही माइनस करा है, राइट। अब आपने यहां पे क्या करना है? एक्सेस को एडजस्ट करना है बेटा। कौन बताएगा? इसको +700 + 900 और यहां से क्या -1600 कर देना, तो ये नील हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, और यहां पर इसको जब क्रेडिट मिलेगा तो क्या ये 11,600 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? लेकिन मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया था कि हर अंडर राइटर की मिनिमम लाइबिलिटी क्या फर्म अंडर राइटिंग होगी? यस। तो हु विल टेल मी व्हाट आई विल डू नाउ? वापस ऐड कर दूंगा फर्म अंडर राइटिंग। पहले माइनस करा और बाद में वापस क्या कर दिया? प्लस कर दिया। बस ये आपको एक एक्स्ट्रा वर्किंग ध्यान रखनी है। फर्म अंडर राइटिंग पहले माइनस, फिर फर्म अंडर राइटिंग प्लस। कौन बताएगा? जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगा 4,000, 1,200 और 14,800, क्या ये मेरी नेट लाइबिलिटी आ गई? फाइनल क्वेश्चन फिनिश। जल्दी जल्दी करके दिखाइए फटाफट से। बस अब इसके बाद 10 मिनट की क्लास रह गई है हमारी, ये वाला कंप्लीट कर लो जरा। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन क्या करना है? पहले आपने आईसीएसआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने, बाद में आप एमसीक्यू ट्राई करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़िया हो जाएगी। एक्सेस एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है बेटा। देखो जिसका भी नेगेटिव आ रहा है ना, इसमें तो दोनों का ही नेगेटिव आ रहा था, तो दोनों का नेगेटिव उठाकर किसको दे दो? जिसकी लाइबिलिटी आ रही है। तो -700 का 700 इसको दे दिया, -900 वाले का 900 इसको दे दिया, तो इन दोनों में ये प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है जी, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है। फर्म अंडर राइटिंग को इस बार आप अनमार्क्ड ट्रीट करोगे। फर्म अंडर राइटिंग को इस बार आप क्या ट्रीट करोगे? अनमार्क्ड। पहले ये लिख लीजिए आप, सेम क्वेश्चन है। फर्म अंडर राइटिंग को अब हमने क्या मानना है? अनमार्क्ड मानना है। कॉपी पेन बंद कर देंगे, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट। सामने देखना है सिर्फ आपने, कॉपी पेन बंद करके सामने देखेंगे जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सामने देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन था। स्टेप नंबर 1, ग्रॉस लायबिलिटी नो चेंज, मार्क्ड एप्लीकेशन नो चेंज, अनमार्क्ड एप्लीकेशन नो चेंज। कौन बताएगा? फर्म अंडर राइटिंग को इस बार हम क्या मान रहे हैं? अनमार्क्ड। और कौन मुझे बताएगा जब हम किसी चीज को अनमार्क्ड मानते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो किया जाता है? सारे बोलेंगे जरा।
उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया जाता है? इन ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में। आप में से कोई मुझे यहां पे बताना चाहेगा कि अब डिवीजन कैसे होगा? देखो, टोटल फर्म अंडर राइटिंग में थी हमारे पास 3200, 1200 और 4000, यानी कि टोटल जो हमारे पास थी वो थी 8400। ठीक है जी। जब हमने इसको मार्क्ड माना था तो हमने 8400 को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जैसे गिवन था, लेकिन क्योंकि अब हम इसको अनमार्क्ड मान रहे हैं तो कौन मुझे बताएगा 8400 को क्या हम 3200, 1200, 4000 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर इन द रेशो ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 12, 5 और 3? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं इसको? सेम जैसे गिवन है या 12, 5, 3? जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट से, तभी मजा आएगा। अगर आप इसको अनमार्क्ड मान रहे हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में होना चाहिए? वेरी गुड, 12, 5, 3। तो अब 8400 को 12, 5, 3 में जरा डिवाइड करो, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। 5040, 2100, ये आ गया बेटा मेरे पास। अभी 2 मिनट पेन बंद रखना आप, ठीक है? पेन बंद रखना। कोई मुझे बताएगा क्या हमारी अब नेट लायबिलिटी बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। कितनी आएगी जरा बताओ? 24,000 माइनस 4,000 माइनस 3600 माइनस 5040 11,360, 10,000 माइनस 8,000 माइनस 1500 माइनस 2100 माइनस 1600। ठीक है जी। 4,000 माइनस 2,000 माइनस 900 माइनस 1260 माइनस 160। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन ठीक है मेरी? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। अच्छा ये सॉरी, ये 6,000 था। एक सेकेंड, ये ठीक कर लेंगे। ये 6,000 था ना, तो 6,000 में से ये सब जब माइनस होगा तो कितना आएगा? 1840 आएगा। ठीक है। अब 2 मिनट जरा सबने देखना है। शिवांश तुम ध्यान से देखना क्योंकि तुमने अभी एक क्वेश्चन पूछा था। इधर देखो जरा सारे, जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपने प्लीज समझना है उसको। आप में से कौन जवाब देगा क्या इस बार माइनस सिर्फ एक ही व्यक्ति का है? बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, इसको प्लस 1600 कर देना है, लेकिन अब इसका क्रेडिट खाली P को मिलेगा या P और R दोनों को मिलेगा, ये बता दो बस। देखिए हमेशा याद रखना, पिछले वाले एग्जाम्पल में क्योंकि 2 लोगों का नेगेटिव था और एक का पॉजिटिव, क्या दोनों नेगेटिव का बेनिफिट हमने पॉजिटिव वाले को दे दिया था? राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या एक आदमी का नेगेटिव है और 2 आदमी का पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली नेगेटिव में जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है क्या उसका क्रेडिट हमें इन दोनों को देना होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन, अगर दोनों को देना है तो फिर किस रेशो में देना है ये बताना है आपने मुझे। किस रेशो में देना है वो आपने बताना है। बच्चा कहता है सर इन द रेशो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, बट ऑब्वियस है, बिल्कुल सही है। ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी मेरी? ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी? 12, 5, 3 ना, तो 5 को तो हटा दो। क्या 12:3 की रेशो में हम इन दोनों को बेनिफिट दे देंगे? बिल्कुल सही। तो जरा कैलकुलेट करो जरा, 1600
इंटू 12 डिवाइड बाय 15, 1280 का बेनिफिट इसको दे दो और 320 का बेनिफिट इसको दे दो। ये प्लस में, ये दोनों का माइनस। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। ये एक्सेस एडजस्टमेंट कैसे करनी है मेरे ख्याल से हमें समझ आ गया है। जल्दी बोलो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बस इतना बता दो कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये निल हो जाएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10,080, और यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1520। अब आपने क्या करना है, फर्म अंडर राइटिंग को वापस ऐड बैक कर देना है। लेकिन अब जब आप ऐड करोगे ना, ऐड वैसे ही करेंगे जैसे गिवन था, यानी कि 3200, 1200 और इसका कितना था 4000। ठीक है, तो आपकी नेट लाइबिलिटी आफ्टर फर्म अंडर राइटिंग कितनी आ जाएगी 13,280, 12, 5520। लो जी, फिनिश। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको, और आई एम वेरी श्योर नाउ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। हाँ ना, करो ना यार, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करो करो करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। पढ़ने से कभी भी एफएम और सीएम में 10 बार भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब आपको मेरे को प्रॉमिस करना है कि ये चैप्टर आप आज ही खत्म करोगे पूरा। ये चैप्टर मुझे आज ही खत्म चाहिए आपसे, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक बारी फर्म अंडर राइटिंग में दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, जरा सारे देखेंगे। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग को मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं, प्लीज जरा सारे चेक करेंगे। पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1 ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। यहां तक तो हम पहले भी करते थे। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा माइनस होगी, और वो क्या होगी, फर्म अंडर राइटिंग। कौन बताएगा? फर्म अंडर राइटिंग करने के माइनस 2 मेथड है। या तो उसको आप एज मार्क्ड मानते हुए वैसे ही माइनस कर देना जैसे गिवन है, और अगर उसको आप अनमार्क्ड के तरीके से मानते हो तो फिर ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में वो माइनस हो जाएगा। एक बार माइनस हो गया तो हमारे पास नेट लायबिलिटीज आ जाएंगी। चेक करो क्या उसमें किसी का कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके नाम में एक्सेस एप्लीकेशन चली गई है, तो उसका बेनिफिट क्या रिमेनिंग को देना पड़ेगा इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। सब एक्सेस एडजस्ट करने के बाद क्या फर्म अंडर राइटिंग वापस ऐड कर दो। ऐड हमेशा वैसे ही करेंगे जैसे हमें गिवन था, और बाद में आ जाएगी नेट लायबिलिटी। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। चलो, अब हमारे 2 कॉन्सेप्ट रह गए, एक कमीशन और एक जर्नल एंट्रीज। लिखो जरा जर्नल एंट्रीज। लिखो जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज लिखनी है आपने। सिर्फ 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं बेटा। लिखो पहली, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सबसे पहले आप अंडर राइटर को डेटर बनाओ। अंडर राइटर को आप पहले क्या बनाओ? डेटर बनाओ। क्यों डेटर बनाना है हमें? क्योंकि हमने उससे उसकी नेट लायबिलिटी के बराबर का पैसा लेना है। ठीक है ना। अब याद रखना, यहां पे जो अमाउंट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी जो भी नेट लायबिलिटी आ रही होगी मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। ठीक है ना। इसके आगे अमाउंट क्या आएगा, समझ आ गया? नेट लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस। हां, अगर इशू प्राइस में प्रीमियम है तो फिर यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। मान लो 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए था, तो कैपिटल के आगे तो 10 ही लिखोगे ना, तो बाकी का 5 आप कहां लिख देना? प्रीमियम के आगे। ठीक है सर। तो पहली एंट्री हमेशा क्या होती है? अंडर राइटर्स को डेटर बनाना है अपना। ठीक है। फिर दूसरी एंट्री लिखेंगे जरा,
अंडर राइटर कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, मतलब जो आपने उसको कमीशन देनी है, शेयर कैपिटल के नीचे डिबेंचर, अगर आपने डिबेंचर इशू करवाए हैं तो यहां पे शेयर कैपिटल के बदले में क्या लिख देना, डिबेंचर। अंडर राइटर कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, मतलब अगर हमने उसको जो कमीशन पे करनी है, क्या उसके लिए हम खर्चा बुक करेंगे, और खर्चा कैसे बुक करते हैं, खर्चों को डेबिट करके, टू जिसको पे करनी है क्या उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आप में से कौन मुझे बताएगा, मान लो मैंने लेने हैं 10,000 और मैंने देने हैं 2,000, बताओ नेट एंट्री क्या बैलेंस अमाउंट हम उससे ले लेंगे, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो बैंक में पैसा आएगा क्या वो आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा, क्या एडजस्ट करने के बाद, कमीशन एडजस्ट करने के बाद क्या बैलेंस अमाउंट हम उससे रिसीव करेंगे, सिंपल। ठीक है जी, बैलेंस अमाउंट आप उससे क्या कर लेना, रिसीव कर लेना। उम्मीद करता हूं पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं बेटा, जल्दी बोलो। अब लिखेंगे एक आखिरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है और चैप्टर हमारा फिनिश। जस्ट फॉर 2 मिनट्स हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, लिखिए अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। इसके लिए हम प्रोविजन पढ़ेंगे सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, इसलिए वो नोट करने हैं आपने। लिखो पहला पॉइंट, कमीशन हमें तभी देनी है व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, कमीशन देनी कहां से है, या तो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आपने जो भी कमीशन पे करनी है, या तो वो जो शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उसमें से देनी है, या फिर आपको पे करनी है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, किसी को याद है मैक्सिमम कमीशन क्या थी, मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम शेयर्स के केस में कितनी है और डिवेंचर्स के केस में कितनी है, कोई बता सकता है? 5% ऑफ इशू प्राइस, 5% ऑफ द इशू प्राइस। उम्मीद करता हूं सबको मालूम है ये। अच्छा, 5% देनी है या ये मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। और डिवेंचर के केस में कितनी है, अगर कोई बता सके तो? 2.5%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके अलावा ना एक दो छोटी छोटी बातें होती हैं कि कंपनी को ना अपने प्रोस्पेक्टस में ये बताना पड़ता है कि अंडर राइटर कौन है, उसको हम कितनी कमीशन दे रहे हैं, कितनी सिक्योरिटीज जो हैं वो उसमें से अंडर राइट करेगा। ठीक है, और अंडर राइटिंग जो है विद कंडीशन है या विदाउट कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी पड़ती हैं, ये ध्यान रखना है आपने। उम्मीद करता हूँ क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? यस प्लीज। ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं कमीशन का पॉइंट भी हमें समझ आ गया है। ठीक है, और मैं बार बार एक लाइन बोलूं आपको, एक नोट बना के लिखो जरा, नोट बना के लिखेंगे जरा। इट इज टू बी नोटेड दैट क्योंकि अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो वो पॉइंट मुझे बताना है। इट इज टू बी नोटेड दैट commission is always payable on gross liability into issue price. ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू इशू प्राइस पे कमीशन पेड होती है।
सर क्या मतलब है, आइए मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो जरा सारे, सबको सामने देखना है। बताओ, पी की नेट लाइबिलिटी 13,280 है, लेकिन पी की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी, 24,000। इस क्वेश्चन में पी को कमीशन जब हम निकालेंगे तो कौन बताएगा, 24,000 शेयर पे दोगे या 13,280 शेयर पे दोगे, ये बता दो बस। कमीशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो किस अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, दैट इज माय क्वेश्चन। तो अमाउंट निकालते समय जो उसकी नेट लाइबिलिटी आ रही है वो लोगे या जो उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी थी। याद रखना ग्रॉस लाइबिलिटी, ये ध्यान रखना है आपने। ऐसे तो नेट लाइबिलिटी बहुत अंडरराइटर की जीरो आ जाती है, तो क्या उसको कमीशन नहीं देंगे हम, बिल्कुल देंगे। तो कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ शेयर एज पर ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्या होता है बताओ, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ तो कमीशन किस पे मिलेगी, 10 पे या 12 पे। 10 रुपए का शेयर 12 में इशू हुआ तो कमीशन किस पे दोगे आप, 12 पे देंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलो जी, मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको आईसीएसआई के पहले क्वेश्चन ट्राई करने हैं और फिर इन सब इलस्ट्रेशन को एक बार दोबारा चेक करिएगा, फिर आप एमसीक्यू ट्राई करिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और अगर एमसीक्यू में डाउट नहीं हुई या कम हुई तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद द अनदर चैप्टर ऑल्सो। ठीक है जी, कम ऑन, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।